तो सर अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपोनेंट से एग्जाम में अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए और फ्यूचर एग्जाम के लिए हमारे पास क्या लर्निंग है, वो हम चेक करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट के एपीएफसी 2023, ईओ 2023 एंड ईओ 2021 के पीवाईक्यूज। तो ये लेक्चर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉस के चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि इन कंपोनेंट्स की प्रिपरेशन में आपकी काफी हेल्प कर सकती है। और अगर आप ओवरऑल सिलेबस की काफी क्वालिटी एंड रिवीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास हमारी टेस्ट सीरीज है, जिसके थ्रू आप मोर देन 15,000 प्लस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास कंपोनेंट वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, जिनके थ्रू आप हर एक कंपोनेंट के टॉपिक वाइज प्रिपरेशन को जो है चेक कर सकते हैं अपनी। आपके पास 10 फुल लेंथ टेस्ट जिनके थ्रू आप ओवरऑल प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। आपके पास सॉल्व पीवाईक्यूज हैं एपीएफसी के एंड ईओ के, जिनके थ्रू आप एग्जाम में किस तरह का पेपर एक्चुअल में आता है वो आप चेक कर सकते हैं। आपके पास मंथली करंट अफेयर टेस्ट हैं टू स्ट्रेंथन योर करंट अफेयर प्रिपरेशन, और आपके पास वीकली मेंटर टॉक सेशन है। तो दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है हम आपको एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट 87% पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको एक कूपन कोड ईपीएफओ 87 यूज करना है। और दोस्तों इस बुक को परचेज करने का लिंक और टेस्ट सीरीज में एनरोल करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द एपीएफसी 2015 and 21 of the examination. So now let's get started with the PYQs. First we will discuss the PYQs from the 2015 APFC examination for the Indian economy component. Okay, so starting with the first question, how does an expansionary monetary policy affect the rate of interest and level of income? अगर आपने monetary policy पढ़ा है, so you must have studied about the expansionary monetary policy and contractionary monetary policy. In the expansionary monetary policy, there is the expansion of money supply. Money supply जो है increase की जाती है under the expansionary monetary policy. The money supply is increased. With the increasing money supply, the interest rate decreases. Okay, as well as अगर money supply increase हो रहा है, in the economy there is more money supply, people are getting more money in their hands. With more money there will be more demand, with more demand there will be more production, and with more production there will be more income that will be generated. So expansionary monetary policy का main aim होता है to expand the economy, to increase the production and the level of income in the country. So expansionary monetary policy affect the rate of interest and level of income by increasing the level of income in the country and lowering the rate of interest in the country. Okay, so A is the right answer here, and you have to study the monetary policy. Basics करने हैं because direct question है, basic question है, तो अगर आपका monetary policy का basic clear है तो you will be able to answer this question. ठीक है, now special economic zones are developed to, special economic zones जो हैं country में special zones होते हैं जो कि develop किए जाते हैं या create किए जाते हैं to increase the economic activities in these economic zones, to increase the productive activities in these zones, and to like attract the investment from the domestic sources as well as from the foreign sources, as well as to boost the exports from these areas. So special economic zones जो है special zones हैं in India, they are developed to promote investment from domestic and foreign sources. So D is the right answer. देखो first वाला क्या कह रहा है कि generate additional economic activity throughout the country, but throughout the country it might not be possible because economic, सोशो इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो स्पेशल जोन्स हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं विद इन द कंट्री, और इस स्पेशल जोन में जो है ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, तो इट माइट नॉट बी लीडिंग टू मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू आउट द कंट्री बिकॉज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं स्पेशल जोन्स हैं, तो इन स्पेशल जोन्स में जो है वो एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं. सो दिस डजंट सीम करेक्ट. द फर्स्ट वन, ब्यूटिफाई सबअर्बन एरियाज, अपग्रेड द फैसिलिटी इन द कंट्री साइड. These are not correct. Special economic zones are created as these are the special zones to boost the economic activity in these areas, as well as to increase the export from these areas, as well as to attract more investment in these areas from the domestic as well as from the foreign sources. So D seems the best appropriate answer. Okay. So now coming to the next question, which of the following is one of the Millennial Development Goals fixed by the United Nations? So Millennium Development Goals, they were adopted in 2000 and the target was to meet the 8 Millennium Development Goals by 2015. Okay. So there were 8 Millennium Development Goals that were adopted in 2000 and the target was to meet them by 2015. In the 8 Millennium Development Goals, जो strong target था वो ये था कि extreme poverty को reduce करना है और
रोकना है, होल्ड करना है द स्प्रेड ऑफ HIV और एड्स. सो दिस इज one of the main aims of the Millennium Development Goals. So here A is the right answer. Here you can see that 8 Millennium Development Goals, they range from halving the extreme poverty rates and to halting the spread of HIV or AIDS and providing the universal primary education, all by the target date of 2015. So they were adopted in 2000 and the target date was set to 2015. Okay. Now in 2015, I hope you know that in 2015, the Sustainable Development Goals, they were adopted and they were in effect from 1st January 2016. Okay, so there are 17 Sustainable Development Goals that have how many targets, that you have to tell me in the comment section below, that the 17 Sustainable Development Goals have how many targets. Okay, now see, these are the PYQs from the 2015 examination. And in the 2015, you can understand that the Millennium Development Goals target was being done and the Millennium Development Goals were like they were coming to an end by 2015. So in 2015 Millennium Development Goals काफ़ी न्यूज़ में थे. इस वजह से जो है इससे जो है क्वेश्चन आया था APFC 2015 एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो जो करंट हॉट टॉपिक चल रहे हैं, मे बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अभी करंट हॉट टॉपिक है, या IMF वर्ल्ड बैंक अभी काफ़ी न्यूज़ में है, या मे बी ब्रिक्स अभी न्यूज़ में है, तो जो अभी करंट टॉपिक्स हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज फ्रॉम दोज टॉपिक्स डायरेक्टली अ क्वेश्चन कैन कम. बेसिक क्वेश्चन होगा, पर अगर आपको बेसिक पता है टॉपिक्स का तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. नेक्स्ट हियर यू कैन सी दैट देयर वर 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. Okay, and in the 2015 the Sustainable Development Goals were adopted. So there are 17 Sustainable Development Goals and these are the 17 Sustainable Development Goals. You have to tell me that how many targets are there under these 17 Millennium Development Goals. Okay, so you have to tell me the target in the comment section below. Now, unbalanced growth is hypothesized when? So basically there is a कॉन्सेप्ट नोन एज बैलेंस ग्रोथ एंड अनबैलेंस ग्रोथ. ये जो है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स में, उसमें थ्योरीज होती हैं, बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ एंड सच. नो, अब आप इतनी थ्योरीज तो पढ़ नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन को अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम सिंपल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब है कि अनबैलेंस ग्रोथ है, कुछ सेक्टर्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स अभी जो है स्लगिश हैं, अभी उतना ग्रो नहीं कर पा रहे. सो अनबैलेंस ग्रोथ एक्चुअली शोज दैट देर आर सम एक्टिव सेक्टर्स दैट आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड देर आर सम स्लगिश सेक्टर्स दैट आर नॉट एबल टू ग्रो मच. सो दैट इज अनबैलेंस ग्रोथ. बैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है कि सारे सेक्टर्स जो हैं डेवलप कर रहे हैं कंट्री में. अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है कि कुछ सेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स अभी स्लगिश हैं जो डेवलप नहीं कर पा रहे. सो एक्चुअली डी इज द राइट आंसर हेयर. एंड जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो टर्म को पढ़ा करो अच्छे से, उस टर्म से जो है समझने की कोशिश क्या करो कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन. सो अनबैलेंस ग्रोथ मीन्स एक्टिव सेक्टर्स आर देयर एंड देयर आर सम स्लगिश सेक्टर्स. सो अनबैलेंस ग्रोथ हो रही है. ठीक है, this is the idea. So D is the right answer. Here I have given you the basic explanation. So balanced growth aims at harmony, consistency and equilibrium where all the sectors grow together or the major sectors grow together. Unbalanced growth suggests the creation of disharmony where some sectors are growing more and the other sectors are sluggish. They are not able to grow much. Okay. So this is the basic idea. Unbalanced growth requires less amount of capital because only some sectors are growing while the others are not able to grow. So this is the basic idea. Okay, now when the government ownership in public sector undertakings is diluted, it is called what? See, privatization directly means selling. So जैसे Air India, if you remember, Air India was sold by the government, okay, to the Tata Group. So Air India जो है डायरेक्टली प्राइवेटाइज हो गई थी. तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि गवर्नमेंट अपनी कंपनी को बेच दे रही है डायरेक्टली. सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप कम कर रही है. प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी स्टेक्स बेच दे रही है, गवर्नमेंट जो अपनी मेजर ओनरशिप बेच दे रही है. सो प्राइवेटाइजेशन डज नॉट सीम करेक्ट. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पब्लिक और प्राइवेट जो है वो एंटिटीज कमिंग टुगेदर टू अंडरटेक सम प्रोजेक्ट. ओके, जैसे हमारा PPP जो है प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा होता है ये. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच रही है इन द कंपनी. ओके, लाइक LIC में मान लो 10% शेयर बेचती है. सो हेयर वी कैन से दैट द गवर्नमेंट इज डाइल्यूटिंग its ownership. Government is reducing its ownership to certain extent. Like
LIC में 10% शेयर्स जो है गवर्नमेंट ने बेच दिए, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी 10% ओनरशिप रिड्यूस कर दी, अभी भी 90% गवर्नमेंट के पास है पर 10% गवर्नमेंट ने बेच दी. सो दिस इन्वेस्टमेंट सीम्स करेक्ट. व्हेन द गवर्नमेंट ओनरशिप इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इज डाइल्यूटेड, it is called disinvestment, because government is reducing its ownership to certain extent by 2%, by 5%, by 10%, by 12% and such. Okay, deflation का क्या मतलब है? देखो, inflation का मतलब होता है when the general price level is increasing in a sustained or continuous manner, when the average prices are increasing in the economy in the sustained or continuous manner. Deflation का मतलब होता है negative inflation. Negative inflation, that means when there is sustained or continuous decrease in general price level, जब prices जो है decrease कर रहे हो economy में, ठीक है? So this is deflation. So here the right answer was disinvestment. Now coming to the next question, consider the following items and you have to tell that which of the above items are included in GNP. So gross national product. Gross product means total production that is happening in the country. Gross product means total production happening in the country. So all the consumer goods and services that are being produced, all the domestic investment that is happening, private investment, that is the buildings, houses, residential property, commercial property that is being developed. So जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री के अंदर, दैट कम्स अंडर ग्रॉस प्रोडक्शन. सो मतलब कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, सो ये ग्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आएगा. डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, मतलब बिल्डिंग्स बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपका कमर्शियल एस्टेट्स बन रहे हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बन रही है, तो ये सब भी ग्रॉस प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट के अंदर आएंगे इन द कंट्री. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट. सो अगर गवर्नमेंट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर रही है तो वो भी प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में. सो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो ये सब जो है वो ग्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आता है, टोटल प्रोडक्ट के अंदर आता है. नाउ नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. हियर वी हैव नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. नेशनल प्रोडक्ट का मतलब कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे लेबर है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बाहर से भी कितना अर्न कर सकते हैं. ठीक है, जो तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स दैट हाउ मच आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आर लेबर, आर एंटरप्रेन्योर्स आर एबल टू अर्न फ्रॉम अब्रॉड. सो ये नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल जो वर्ड है, नेशनल का मतलब होता है कि हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है, वो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना अर्न कर पा रहे हैं ऑन द नेट बेसिस. ठीक है, सो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो जब भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आए तो हमेशा याद रखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्शन दैट इज हैपनिंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. As well as in this gross product we add that the net income from abroad, कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना अर्न कर पा रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड. ओके, और नेट का मतलब होता है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर से कितना अर्न कर पा रहे हैं माइनस हाउ मच वी हैव टू पे. लेट्स से हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे लेबर, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, दे आर एबल टू अर्न, लेट्स से 1 लाख रुपीज from outside, while we have to provide, because बाहर के जो लेबर्स हैं वो भी हमारी कंट्री में थोड़ा सा काम कर रहे हैं, let's say for 15 days 20 days, so they are providing some technical assistance and such. So they are earning from our country, they are earning let's say 50,000 or 40,000. So we are earning from abroad 1 lakh, they are earning from India 40,000. So that means net income from abroad. Net means how much we are earning minus how much we are paying. We are earning 1 lakh rupees, we are giving 40,000 rupees. So the net income we are earning is how much? 60,000. Very good. Okay, so this is the idea. Net income from abroad. So gross national product में gross product आता है, मतलब total production जो कि country में हो रहा है, जैसे consumer goods and services, gross प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की असेट्स बिल्ड हो रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, सो वो ग्रॉस प्रोडक्ट में आता है. प्लस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हाउ मच वी आर अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड इन द नेट बेसिस, कि हम कितना अर्न कर रहे हैं माइनस हम कितना दे रहे हैं. सो नेट बेसिस, नेट मीन्स हाउ मच वी आर अर्निंग माइनस हाउ मच वी आर गिविंग. सो दिस इज द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. That is the income that we are earning from abroad, that our labor and entrepreneurs are earning from abroad. Okay, so ये सब जो है GNP में include होता है. Once you understand, like once you
गो थ्रू द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ में मतलब इस चैप्टर में, दैट इज नेशनल इनकम चैप्टर में, जीएनपी, जीडीपी ये सब जो है वो आप पढ़ोगे, ठीक है। सो हेयर ऑल ऑफ द अबव is the answer. Okay, so here we saw that such kind of questions can come where you need to have the basic understanding of the formulas also for the topics. तो measurement of growth या national income में, measurement of growth या national income वाला chapter में थोड़ा आप formulas पर भी focus करना, ताकि आपको एक basic clarity हो topics की, okay, और आप ऐसे basic questions कर पाओ with the understanding of the formulas. So this is the idea, ठीक है। So here the answer was D. Now, which of the following statement best describes the content of the theory of distribution? So again ये question जो है वो national income chapter से है, measurement of growth वाले chapter से है। Distribution का मतलब होता है, देखो production का मतलब होता है कि produce हो रही है चीज़ें, ठीक है। Distribution का मतलब होता है कि जो income generate हुई वो जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को जो है रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। सो जो इनकम जनरेट होती है थ्रू द प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये फैक्टर इनपुट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं टू प्रोड्यूस द आउटपुट। विदाउट द लेबर द आउटपुट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, विदाउट कैपिटल, विदाउट मशीन, विदाउट फैक्ट्रीज द आउटपुट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, विदाउट द लैंड क्रॉप्स कैन नॉट बी produced or agricultural produce cannot be produced, without the entrepreneur the production process will not start. So factors of production, they are the factor inputs, they are the inputs that are required to produce the output. So when the production is happening in the country, the production is being done by the factors of production. Okay, अब production हो रहा है तो income भी generate होगी, production हो रहा है तो income भी generate होगी, right? So ये income जो है distribute होती है factors of production में, that is land, labor, capital and entrepreneur में. So the distribution of income between the owners of factor resources, मतलब factors of production को जो own करता है उनको जो है income मिलती है. Like if you have some land, you are getting the rent, let's say. If you have the labor, if you are providing your labor, you will get the wages. If you are providing your entrepreneurial services, मतलब आप entrepreneur हो तो आपको profit मिलेगा. अगर आपके पास capital है तो आपको interest मिलेगा. ठीक है, तो ये जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि फैक्टर इनपुट्स हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं टू प्रोड्यूस द आउटपुट. सो अब अगर ये फैक्टर सर्विसेज अपनी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको इनकम भी मिलेगी. सो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में होता है, वो इन रिसोर्सेज को होता है. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया. सो रिमेंबर दैट द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली सेज कि प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन के थ्रू जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी इनकम, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द ओनर्स ऑफ फैक्टर रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सेड टू बी डिराइव्ड डिमांड. अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड है, कितना लेबर डिमांड करना है, कितनी मशीनरी डिमांड करनी है, कितनी कैपिटल डिमांड करनी है, कितना लैंड चाहिए हमें. ठीक है, और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड होता है वो डिपेंड करता है टोटल डिमांड में इन द इकोनॉमी. अब मान लो कि जैसे इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज़्यादा है फॉर द कंज्यूमर गुड्स, फॉर द टॉयज, फॉर द क्लोथ्स, फॉर द फुटवेयर, देयर इज़ वेरी हाई डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड है टॉयज़ की, क्लोथ्स की, फुटवेयर की. तो अब इन टॉयज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, क्लोथ्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फुटवेयर को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर की भी रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा लेबर डिमांड किया जाएगा, ज़्यादा मशीन्स डिमांड की जाएंगी. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ़ देयर इज़ हायर डिमांड फॉर द गुड्स, अगर इकोनॉमी में गुड्स, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, like there is the more demand for toys, there is more demand for clothes, footwear and such, so there will be more demand for labor to produce these goods. There will be more demand for machinery, tools, equipments to produce these goods. So demand for factor of production, labor की, capital की, इनकी जो demand है वो depend करती है the demand for the goods in the economy. अगर गुड्स की ज़्यादा डिमांड है तो लेबर की भी ज़्यादा डिमांड होगी. ठीक है, सो डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द डिराइव्ड डिमांड. मान लो कि अगर देर इज लेस डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, देर इज लेस डिमांड फॉर टॉयज, देर इज लेस डिमांड फॉर क्लोथ्स, देर इज लेस डिमांड फॉर फुटवेयर, so there will be less production that will happen. Less production means less labor that is required, less capital that is required,
ओके, लेस मशीन्स दैट आर रिक्वायर्ड. सो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड होती है वो डिपेंड करती है डिमांड फॉर गुड्स. दैट्स वाई द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन टू बी डिराइव्ड डिमांड. सो बेसिकली it stems. So the demand for factor of production, the demand for labor, the demand for capital, it depends upon the demand for final product, the demand for goods. Okay, so the third is the right answer here. Third is the correct statement here, because on the demand for goods, on the demand for products, the demand for factor of production depends upon. So here the B is the right answer, because the third statement is correct. The other statements, they don't make sense from the perspective of derived demand. Derived demand basically means that demand of factors of production depends upon the demand for the final goods, final product. Okay, so this is the basic idea about the derived demand. The demand for, say, factor of production by a firm, how much the labor will be demanded, how much the capital will be demanded, depend on the demand by consumers for the consumer good. This is the idea. Now the term dear money refers to, dear money basically means that there is less money supply in the economy and there is higher interest rate in the economy. So basically dear money, high rate of interest. Okay, so dear money, high rate of interest. Next is, which of the following statements are correct regarding the International Monetary Fund? So India is a founder member of IMF. Absolutely correct. India's quota in the IMF is more than 4%. So this is again the previous year question from 2015. So the previous year questions in 2015 from Indian economic component were 10 plus. Okay, so this is also the question from 2015. So India's quota in IMF is more than 4%. So it was like, we have to see the data point of that time period. So it was not actually. Finance minister is represented ex officio on the IMF. So basically if let's say XYZ is the finance minister of our country, so they will also be the member of the IMF. Okay, so whoever is the finance minister of our country will be the member of the IMF. Okay, so finance minister is represented ex officio on the IMF. So that ex officio means that if someone is holding the position of finance minister in a country, they will be the member, or they will hold like the position in the IMF. Okay, IMF conducts regular review of India's economic status under Article 4. So yes, correct. Under the Article 4, the IMF has the responsibility and the authority to review the economic policies and the economic status of the member countries. Okay, so India is the member country of IMF. So IMF under Article 4 can review the India's economic status and economic policies. Okay, and can suggest, can give the advice. That's the idea. So first is correct, third is correct, fourth is correct, second is not correct actually. So that's why 1, 3 and 4 is the answer. So B is the answer. So India is the founder member of the IMF. India's quota in the IMF in 2022 is around 2.75%. So at that time of 2015, around that time period, the IMF quota in the IMF was less than 4% or less than even that. Okay. Finance minister is represented ex officio on the IMF. So this is correct. Country surveillance is ongoing. So basically IMF has the responsibility under Article 4. So under the Article 4 of the IMF's Articles of Agreement, the IMF team of economists, they visit a country, a member country, to assess the economic and financial development in the country and to assess the economic and financial status of the country. Okay, so this is the idea, that IMF conducts regular review of India's economic status as well as for other member countries also under the Article 4. So this is the idea. Okay, so the last question from 2015 PYQs is, so there are two statements that are given. Okay, so trade between two countries takes place on account of difference in cost. So basically the question, statement 1 is saying that the trade is happening between two countries because of the difference in cost. One country can produce X product cheaper and the other country can produce, let's say, Y product cheaper. So the two countries are trading with each other because of the difference in cost and because of the difference in at the price they can produce a product. So that is correct. The trade happens because, let's say, India is able to produce something cheaply and the other country is able to produce something else more cheaply. So the trade is happening because of the difference in cost. And why there is difference in cost? Because of the difference in factor endowment. India is a labor endowed country. We have more labor endowment, and US, let's say, is more capital endowed. Okay, so they have capital endowment.
So the trade between the two countries happen because of the difference in cost in the products, and different countries have different factor endowments. So both the statements are actually correct, and the second statement is correct explanation of the first statement. The cost differs because of the difference in the factor endowment. Okay, so the A is the correct answer here. Okay, and this is the last question of the 2015 PYQ in the APFC 2015 examination. From the Indian economic component, there were 10 plus questions, but in 2023 there was only one question in the APFC, EPFO APFC 2023 examination. From the Indian economic component, there was only one question, and the question was directly from the Finance Commission actually. So which of one of the following recommended that the public health expenditure of the union and state governments together should be increased in progressive manner to reach 2.5% of GDP by the year 2025? So it is the 15th Finance Commission. So see, for the APFC examination, for the APFC 2025 and EOEO examination, for both these examinations, the Finance Commission topic is important. Okay, as well as remember that in APFC in 2015 there were 10 plus questions from Indian economic component, while in 2023 there was only one question. So Indian economic component से कभी बहुत ज़्यादा question आए हैं, कभी कम question भी आए हैं. So Indian economic component में बेसिक टॉपिक्स पर फोकस करो, बेसिक कंपोनेंट में फोकस करो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं और बेसिक लॉजिक से जो है क्लियर कर सकते हो आप. तो अगर आपका कॉमन लॉजिक अगर आप यूज़ कर रहे हो, कॉमन रीजनिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप जनरली आंसर कर पाओगे. और इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा डेप्थ की जगह एक वाइडर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करना दैट इज रिक्वायर्ड इन इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट में फॉर द APFC व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, कि जो भी टॉपिक कर रहे हो, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, जो भी टॉपिक कर रहे हो उनको एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग रखना. उनमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग लो और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो, ताकि एक जो कॉमन लॉजिक होता है, कॉमन रीजनिंग जो होता है इंडियन इकोनॉमी कंपोनेंट के टॉपिक्स में, वो जो है डेवलप हो पाए और आप MCQs में जो है करेक्ट आंसर ढूंढ पा रहे हो. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हैं, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व कर रहे हो तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और किस तरीके से आपको आंसर जो है सेलेक्ट करना है, कि ये बेस्ट आंसर है, ये बेस्ट ऑप्शन है आंसर के तरीके से. सो दिस इज द आइडिया फॉर द इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट फॉर योर APFC. ओके, सो थ्रू द PYQs द क्वेश्चंस हैव बीन वेरी बेसिक. द कवरेज, basic coverage is required, overall coverage is required, the wider coverage is required rather than going too much in depth. So examination. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं previous year questions from the Indian economic component from the EOEO 2023 examination. Now let's start with the questions. So let's start with the previous year questions for the Indian economic component from EOEO 2023 examination. And the first question is in front of you. तो काफ़ी basic question है. अगर आपको primary sector, tertiary sector, secondary sector, क्वार्टनरी सेक्टर एज वेल एज क्विंटरी सेक्टर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो आप ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी इजीली आंसर कर पाओगे. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये जो है ये तीन मेन सेक्टर्स हैं. एंड रिसेंटली क्वार्टनरी सेक्टर और क्विंटरी सेक्टर के बारे में भी काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है. सो प्राइमरी सेक्टर ये जो है it includes agriculture and allied activities and mining. So primary sector includes the activities related to natural resources. So agriculture, allied activities and mining, ये सब primary sector के अंदर आता है. Secondary sector it includes the manufacturing activity where the raw materials are converted into the semi-finished goods or finished goods. ठीक है, तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स को फिजिकली चेंज किया जा रहा है सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स में, तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है. टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है बेसिक ट्रेडिशनल सर्विसेज लाइक द हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ट्रेडिंग और द ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज और द हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज, ओके, द बैंकिंग सर्विसेज एंड सच. सो ये ट्रेडिशनल सर्विसेज या फिर टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है. ठीक है, क्वार्टनरी सेक्टर जो है रिसेंटली काफ़ी डिस्कस हो रहा है. तो क्वार्टनरी सेक्टर इंक्लूड्स द एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज बेस्ड सर्विसेज. ओके, सो क्वार्टनरी सेक्टर में इंक्लूड होती है नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये जो है नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हैं जो क्वार्टनरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड की जाती है. नाउ क्विंटरी सेक्टर ये जो है ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी या टॉप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ की सर्विसेज को इंक्लूड करता है, जैसे कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, द गवर्नमेंट. सो दे आर द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी इन अ इंस्टीट्यूशन. तो उनकी जो सर्विसेज हैं वो
क्विनरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया अबाउट द 5 सेक्टर्स, जिसमें 3 मेन सेक्टर्स जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर है, और रिसेंटली क्वार्टनरी और क्विनरी के बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं, कोई एक भी, राइट। सो रिटेल ट्रेड फॉल्स अंडर टर्शरी एक्टिविटी, दिस इज करेक्ट। जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड एक्टिविटी कम्स अंडर क्वार्टनरी सेक्टर या क्वार्टनरी एक्टिविटी। सो क्वार्टनरी एक्टिविटी या क्वार्टनरी सेक्टर जो है वो डिस्कस करता है या इंक्लूड करता है नॉलेज बेस्ड सर्विसेज को, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो कम्स अंडर क्वार्टनरी सेक्टर। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दैट्स वाई द आंसर इज सी हियर, ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ पढ़ रखा है, नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रखा है, तो आपने सेक्टर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, और बेसिकली भी सेक्टर्स के बारे में आप सुनते रहते होंगे, न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट है, काफ़ी डायरेक्ट नेचर का है, और बेसिक, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सेक्टर्स की तो आप ये आंसर कर पाओगे इसलिए। सो हियर द आंसर वॉज सी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर द क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पढ़ रखा है तो अगेन दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट इन नेचर, जो आप इजीली आंसर कर सकते हो। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस ब्रीफली अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Act, the RBI Act of 1934, this was amended in 2016, और उस समय डिसाइड किया गया था कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग लाया जाएगा, ठीक है। सो इन द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड्स द इन्फ्लेशन टारगेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड द इन्फ्लेशन टारगेट, कि हमारा इन्फ्लेशन टारगेट क्या होना चाहिए, कि हम कितना इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे, कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, किस रेंज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इन्फ्लेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड्स द इन्फ्लेशन टारगेट। अब ये इन्फ्लेशन टारगेट जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की टर्म्स में डिसाइड होता है, बिकॉज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, दिस इज द इन्फ्लेशन दैट अफेक्ट्स द कंज्यूमर्स, ओके। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, तो ये वो इन्फ्लेशन है जो कंज्यूमर्स को अफेक्ट करता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड्स द इन्फ्लेशन टारगेट so that the CPI inflation can be controlled, retail inflation can be controlled, or headline inflation can be controlled, so that the inflation affecting the consumers can be controlled. अब recently जो inflation target है वो है 4% plus minus 2%. You can see the 4% is the target, कि हमें inflation को around 4% रखना है, CPI इन्फ्लेशन को, रिटेल इन्फ्लेशन को अराउंड 4% रखना है। अब ये रेंज दी गई है प्लस माइनस 2%, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है आरबीआई को कि the inflation should be around 4%, the CPI inflation, consumer price index inflation should be around 4%, but within the range of plus minus 2%. So that is within the range of 2% to 6%. ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है वो अराउंड 4% होना चाहिए, विद इन द रेंज ऑफ 2% टू 6%. इट इज़ फाइन. सो ये जो है ये बेसिक आइडिया. और इन्फ्लेशन टारगेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई फॉर एवरी 5 years. और 5 years के बाद जो है रिव्यू किया जाता है कि ये इन्फ्लेशन टारगेट इज इट स्टिल रेलिवेंट या हमें चेंज करना है टारगेट को. ठीक है, तो ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर आता है. अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी होगा. लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आपको पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क. ठीक है, बिकॉज ये APFC एज वेल एज EOAO एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद RBI डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, बिकॉज ये जो इन्फ्लेशन है वो अफेक्ट करता है कंज्यूमर्स को. सो इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वंस इन 5 years. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो ऑपरेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. नो, मॉनेटरी पॉलिसी कम्स अंडर द मॉनेटरी अथॉरिटी. और हमारी कंट्री में मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, सो द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इज ऑपरेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दैट्स वाई द आंसर शुड बी C here. That is statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Okay. So now coming to the third question, consider the following statements. Statement 1 is in India, the RTGS and NEFT payment systems are owned and operated by NPCI. So actually the RTGS and NEFT payment systems, they are owned and operated by Reserve Bank of India. Okay, so they are not owned and operated by NPCI. Actually the UPI,
the Aadhaar enabled payment system, these are operated by NPCI, but the RTGS and NEFT payment system, they are operated and owned by RBI. Okay, so first statement is incorrect. Now the NPCI is an entity promoted by banks. Is it so? So actually the NPCI was an initiative of the Reserve Bank of India and the Indian Bank Association, and there are 10 banks which are the core promoters of the NPCI. So yes, there are the banks are the ones that are the core promoters of the NPCI. So second statement is actually correct. So the answer should be that statement 1 is incorrect, but the statement 2 is correct. So D should be the right answer here. Okay, so statement 1 गलत है, पर statement 2 जो है सही है. RTGS और नेफ्ट पेमेंट सिस्टम को ओन और ऑपरेट किया जाता है RBI के द्वारा, एंड NPCI जो है वो एंटिटी है जो प्रमोट की जाती है बैंक्स के द्वारा. देयर आर 10 कोर प्रमोटर्स of the NPCI. So these are the banks. Okay, so D is the right answer. Now coming to the fourth question. So consider the following statements. Statement 1 is that a very strong US dollar squeezes the global credit. Statement 2 is many countries and companies outside America borrow in dollars. Now अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है? डॉलर, राइट? आई होप यू अग्री विद मी कि डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है. ठीक है, अब जो ज़्यादातर कंपनीज है या जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, जब वो बाहर से बोरो करती हैं, जब वो बाहर वाली कंट्री से या फॉरेन एंटिटीज से बोरो करती हैं, तो डॉलर में बोरो किया जाता है ज़्यादातर. सो देयर आर डॉलर डिनोमिनेटेड डेट. ओके, नाउ लेट्स से मैं $100 जो है बोरो कर रही हूँ, एंड राइट नाउ $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़. तो मतलब मैं कितना बोरो कर पा रही हूँ? मैं बोरो कर पा रही हूँ $100. $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़. दैट मीन्स इन रुपीज़ टर्म्स आई हैव बोरोड 5000 रुपीज़. ठीक है, मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना है. दैट मीन्स मुझे $10 इंटरेस्ट पे करना है. $10 मीन्स $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़. $10 मीन्स 500 रुपीज़ is the interest that I have to pay. So I am borrowing 5000 rupees. In terms of dollars it is $100, and I have to pay the interest of $10. In terms of rupees it is 500 rupees. Now let's say suddenly डॉलर्स का वैल्यू काफ़ी इंक्रीज होने लग गया. डॉलर्स का वैल्यू काफ़ी इंक्रीज होने लग गया. मैंने डॉलर्स में लोन ले लिए. अब डॉलर का वैल्यू जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है. तो पहले डॉलर जो था $1 इक्वल टू 50 रुपीज़ था. नाउ $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़. डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसका वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है मार्केट में. ठीक है, तो अब जब मेरे को जब वापस करना है लोन, तो मेरे को $100 वापस करने हैं. दैट मीन्स इट इज़ वर्थ 10,000 रुपीज़ नाउ. ओके, और मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना है. दैट मीन्स मुझे $10 पे करने हैं, तो $10 इज वर्थ 1000 रुपीज़ नाउ. सो यू कैन सी कि मेरी जो पेमेंट है, जब मुझे रिसीव हुआ तो मेरे को 5,000 रुपीज़ रिसीव हुए. दैट मीन्स $100. अब जब मैं पे कर रही हूँ तो मुझे नियरली द डबल आई हैव टू पे, जस्ट बिकॉज डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया. So many countries and companies outside America, they borrow in dollars. Absolutely correct. And when the US dollar is becoming strong, जब US dollar strong हो रहा है, मतलब डॉलर की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है, तो ग्लोबल मार्केट में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है. बिकॉज मेनी ऑफ द बोरोवर्स, जब उन्होंने बोरो किया तब यूएस की वैल्यू उतनी नहीं थी. अब सडनली यूएस की वैल्यू जो है इमीडिएटली इंक्रीज होने लग गई बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर और बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होने लग गई. अब डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बोरोवर्स को जब वो रीपेमेंट कर रहे हैं या जब वो अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ रही है. तो इट क्रिएट्स स्ट्रेस एट द ग्लोबल लेवल. बहुत सारे बोरोवर्स जो हैं वो जब यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो वो अपना रीपेमेंट नहीं कर पाते टाइमली. फिर वो ज़्यादा टाइम मांगते हैं कि मैं 2 महीने में नहीं रीपे कर पाऊंगा, आई नीड 4 months, आई नीड 6 months. तो एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है. जो लेंडर्स हैं नाउ दे आर वरिड कि बोरोवर्स तो अपना बोरो ही नहीं रिपे कर पा रहे बिकॉज यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो गई. सो लेंडर्स दे डिक्रीज देयर लेंडिंग टू वेरियस कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स जिनमें स्ट्रेस आ रहा है, जो कि रिपे नहीं कर पा रहे बिकॉज सडनली यूएस डॉलर की वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट. बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो डॉलर्स में बोरो तो कर लेती है, लेकिन एज सुन एज द डॉलर वैल्यू इंक्रीजेस एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है बिकॉज अब उन्हें ज़्यादा रीपेमेंट करना है. ठीक है, अब उन्हें डॉलर्स खरीदने के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा अपनी करेंसी का. तो जो है एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट में और एक ग्लोबल मार्केट में. सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर स्क्वीजेस द ग्लोबल क्रेडिट. एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है
ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, क्रेडिट मार्केट में। सो देखो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी उस समय ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड था, तो जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा न्यूज़ पर भी फोकस करो, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हो, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इनसे रिलेटेड अगर न्यूज़ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कुछ हॉट टॉपिक है, लाइक इन 2023 यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उस समय ना ग्लोबल मार्केट में एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था। कंट्रीज जो है बोरो नहीं कर पा रही थी या वो रिपेमेंट नहीं कर पा रही थी। तो ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से लिंक्ड है, तो अगर आप उस समय न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, एज वेल एज अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तभी भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो जब इंडियन इकोनॉमी कंपोनेंट आप फोकस कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो उसके रिलेटेड न्यूज़ भी पढ़ते रहना कि अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, ठीक है, ताकि जो है ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओ जो कि करंट अफेयर्स लिंक्ड है एज वेल एज जो स्टैटिक भी लिंक्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप स्टैटिक नॉलेज से भी कर सकते हो एज वेल एज आप करंट अफेयर्स अंडरस्टैंडिंग, उस समय ये काफ़ी करंट न्यूज़ में था 2023 इफ यू रिमेंबर, डॉलर की वैल्यू बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी उस समय, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज वेल एज द सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। So now coming to the last question, that is global multidimensional poverty index developed by the UNDP is a measurement of. So see, first of all, global multidimensional poverty index has 3 dimensions. What are the dimensions? Health, education, standard of living. If you remember, these 3 dimensions has 10 indicators in which nutrition, cooking fuel, assets, school attendance, all of these they come under the 10 indicators. So basically ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के 3 डायमेंशन है और उन 3 डायमेंशन में 10 इंडिकेटर्स हैं, और ये चारों जो टर्म्स हैं, ये चारों जो ऑप्शन, ये चारों जो टर्म्स हैं, ये सारी 10 इंडिकेटर्स हैं, 10 इंडिकेटर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 ऑल द indicators are correct because these are the indicators under the 3 dimension. So 3 dimensions of poverty are health, education and living standards as per the global multidimensional poverty index, और उसमें 10 indicators हैं, nutrition, child mortality, years of schooling, school attendance, cooking fuel, assets and such. Okay, so this is the idea. I hope you also know about the national multidimensional poverty index. किसने लॉन्च किया था उसे, किसने रिलीज किया था नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? नीति आयोग ने। कितने डायमेंशंस है? 3 डायमेंशंस है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ कितने इंडिकेटर्स हैं इन 3 डायमेंशंस में? 10 इंडिकेटर्स नहीं है। So National Multidimensional Poverty Index is slightly different from the Global Multidimensional Poverty Index. National Multidimensional Poverty Index में कितने indicators हैं? That you have to tell me in the comment section below. Now we have seen कि EOAO 2023 examination में directly there were 5 questions फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट एज वेल एज इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट से जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी बेसिक है, काफ़ी डायरेक्ट है। अगर आपको जैसे ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पता है, अगर आपको सेक्टर्स के बारे में पता है, अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पता है, तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। एज वेल एज इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट से करंट अफेयर्स बेसिस क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा करंट अफेयर, थोड़ा न्यूज़ पर भी ध्यान देना कि अभी क्या चल रहा है। जैसे WTO न्यूज़ में है, ब्रिक्स न्यूज़ में है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। WTO भी काफ़ी न्यूज़ में है अभी रिसेंटली, तो उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। सो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट में से फ्रॉम द EOAO 2021 एंड 2017, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं 2017 EOAO एग्जामिनेशन में से फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट। ओके, सो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो पहले तो अलग अलग तरीके के कंपटीशन होते हैं, 4 मार्केट्स हैं बेसिकली, दैट इज मोनोपोली, ओलिगोपोली, देन देयर इज परफेक्ट कंपटीशन एंड देयर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैं बेसिक फीचर्स बता देती हूँ। मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर। अब सिंगल सेलर है मतलब ये मोनोपोली हो गया। मोनोपोली जो है वो प्राइस डिसाइड कर सकता है या क्वांटिटी डिसाइड कर सकता है, लाइक क्वांटिटी, इधर इट कैन डिसाइड प्राइस और क्वांटिटी। अगर मोनोपोली प्राइस डिसाइड करेगा तो क्वांटिटी मार्केट में डिसाइड हो जाएगी, अगर वो क्वांटिटी डिसाइड करेगा तो प्राइस मार्केट में डिसाइड होगा, ठीक है। सो सिंगल सेलर होता है, और तो जो भी प्रोडक्ट मोनोपोली सेल कर रहा है उसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते, उसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, ठीक है। जैसे रेलवेज का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, इमीडिएट सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ये हो गया मोनोपोली के बारे में। नाउ कमिंग टू ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में ना अ फ्यू लार्ज सेलर्स, कुछ लार्ज सेलर्स होते हैं दैट हैव अ ह्यूज शेयर
ऑफ द मार्केट, ओके, और द डिमांड। तो जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री ले लो, उसमें एयरटेल, वी, BSNL और जियो, ये 4 मेजर प्लेयर्स हैं, 4 लार्ज कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये ओलिगोपोली मानी जाएगी टेलीकॉम इंडस्ट्री। सो फ्यू लार्ज सेलर्स आर देयर and there are large number of buyers, few large sellers that have a huge market share in the market। और जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया। अब क्योंकि फ्यू लार्ज सेलर्स है तो इनमें ना काफ़ी हाई म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होता है। मान लो कि जियो ने अपना प्राइस कम कर दिया तो हम सब जियो की तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे, तो एयरटेल को भी अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, वी को भी अपना प्राइस कम करने पड़ेगा। तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है। अगर एक सेलर कुछ डिसीजन ले रहा है तो बाकी सेलर्स को भी उस डिसीजन के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना पड़ता है। तो म्यूचुअल डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से प्राइस वॉर हो सकता है कि जियो अपना प्राइस डिक्रीज कर रहा है, एयरटेल अपना प्राइस डिक्रीज कर रहा है, वी अपना प्राइस डिक्रीज कर रहा है टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर। तो ऐसे करके कॉम्पिटिशन काफ़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो ओलिगोपोली में प्राइस वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स। दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट। अगर मैं ये पेन बेच रही हूँ तो बाकी सारे सेलर्स भी सेम क्वालिटी, सेम टाइप का पेन बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और बिकॉज ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, तो ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के। मतलब मैं ये पेन बेच रही हूँ, अब दूसरा सेलर भी सेम पेन बेच रहा है, तो आप मेरे से भी खरीद सकते हो, उनसे भी खरीद सकते हो। तो जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है, इस वजह से वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट है एक दूसरे का। हम परफेक्टली उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, नाउ द कॉम्पिटिशन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मान लो सोप इंडस्ट्री, कैन यू गिव मी एग्जाम्पल ऑफ द सोप्स? सो लक्स है, डव है, डिटॉल है, संदूर है, हिमालय, मल्टीपल सोप फॉर्म्स आर देयर। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब जो लक्स है वो डव से अलग है, जो डव है वो डिटॉल से अलग है, जो संतूर है वो इन सबसे अलग है। और मतलब जो प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंशिएटेड है, उनमें कुछ डिफरेंशिएशन है। और ये डिफरेंशिएशन हमें पता कैसे है कि डव और डिटॉल अलग हैं, उनकी फीचर्स, उनकी क्वालिटीज अलग हैं, बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स दैट हैपन। सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट स्लाइटली या काफ़ी डिफरेंशिएटेड होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और एडवर्टीजमेंट्स काफ़ी होती हैं अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, दिस इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, दिस इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। हमें कैसे पता कि डव जो है उसका मिल्की टेक्सचर होता है, वो काफ़ी स्मूथ होता है। डिटॉल जो है जर्म्स को मारने के लिए या जर्म्स के अगेंस्ट के लिए काफ़ी अच्छा सोप है। लक्स जो है वो अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। तो हमें पता कैसे है कि इन सोप्स में डिफरेंशिएशन है या ये सोप एक दूसरे से डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ देयर सेलिंग कॉस्ट, बिकॉज ऑफ देयर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट, second and fourth, these are the features of monopolistic competition. Product in the market is homogeneous नहीं होता प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। होमोजेनियस का मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं होता मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएटेड होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। होमोजेनियस प्रोडक्ट किस मार्केट में होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं होता मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, दैट्स वाई सी इज द आंसर। सो सी इज द आंसर बिकॉज प्रोडक्ट इन द मार्केट in the monopolistic competition is not homogeneous. That's why this is not a feature of monopolistic competition. Now coming to the second question, that social cost is higher than economic cost. Now try to understand economic cost. Let's say मैं एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रही हूँ, तो मुझे इस फैक्ट्री के लिए पेमेंट करनी पड़ रही है, मुझे मशीनरी खरीदने के लिए पेमेंट करनी पड़ रही है, मुझे लेबर हायर करने के लिए पेमेंट करनी पड़ रही है। सो दिस इज अ इकोनॉमिक कॉस्ट। मैं कुछ कॉस्ट बेयर कर रही हूँ टू इस्टेब्लिश दिस फैक्ट्री। अब नाउ इस फैक्ट्री से कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं इन द वाटर बॉडीज, कुछ वेस्ट मटेरियल रिलीज हो रहा है इन द वाटर बॉडीज। इस फैक्ट्री से कुछ एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री है वो क्या कर रही है? वाटर पोल्यूशन कर रही है एज वेल एज एयर पोल्यूशन कर रही है। अब जो नियर बाई सोसाइटीज है, नियर बाई हाउसेज हैं, दे आर अफेक्टेड बाय दिस वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन,
ठीक है। जब भी लैंडफिल्स देखा होगा आपने या कभी गए होंगे तो, जैसे हमारे स्कूल से लैंडफिल्स में ले जाते थे फॉर द सर्वे एंड सच, ओके, लैंडफिल के नियर बाय एरियाज में ले जाते थे। तो अगर आप लैंडफिल के नियर बाय एरिया में जाओगे आपको पता चलेगा कि वहाँ की एयर, वहाँ की मतलब स्मेल ही डिफरेंट होती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द इकोनॉमिक कॉस्ट। जब हम फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट है, लेकिन इस फैक्ट्री से देर इज एडिशनल कॉस्ट जो अराइज हो रही है, जो बेयर करनी पड़ती है थर्ड पार्टीज को। जो आसपास के घर हैं, आसपास के सोसाइटीज़ हैं, उनके प्राइस गिरने लग जाते हैं या उनको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। इसको हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी कहते हैं। इसको हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी कहते हैं। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी बेयर कर रही है कुछ कॉस्ट, ठीक है। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बेयर करना पड़ता है थर्ड पार्टीज को। सो सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज जो कॉस्ट होती है बॉर्न बाय स्टैंडर्ड्स इज पॉजिटिव। बाय स्टैंडर्ड्स को कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है बिकॉज मेरे घर के पास एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई है, वो फैक्ट्री एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कर रही है, तो मेरे को लंग डिजीज हो जाएगी या मेरे को एस्थमा की प्रॉब्लम या मेरी रनिंग नोज हो जाएगी या मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो इस फैक्ट्री में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, आसपास के घरों को, आसपास की सोसाइटीज़ को, दे हैव टू बेयर द कॉस्ट। सो सोशल कॉस्ट इज हायर देन द इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज जो कॉस्ट होती है, जो बाई स्टैंडर्ड्स बेयर करते हैं, वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। सो कॉस्ट बॉर्न बाय स्टैंडर्ड्स इज पॉजिटिव, और इसको हम ज़्यादातर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द थर्ड पार्टीज। सो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है थर्ड पार्टीज के लिए, जो बाई स्टैंडर्ड्स है उनको एक कॉस्ट बॉर्न करनी पड़ती है। तो सोशल कॉस्ट इज हायर देन द इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज सेस ऑन कोल एट ₹100 पर टन इज अ टाइप ऑफ कार्बन टैक्स। ये जो है सेस जो है वो एक टैक्स की कैटेगरी में आता है। ये सब्सिडी नहीं है, ये कोई इंसेंटिव नहीं है, ये एक टैक्स है, ठीक है। सो आंसर हियर इज ए। नेक्स्ट इज कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर। सो हेडलाइन इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन. So actually CPI inflation is called retail inflation or the headline inflation. Now CPI inflation ये वो inflation है जो consumers को affect करता है, ठीक है। अब क्या products consumers consume करते हैं? Food and beverages, ठीक है, food and beverages, clothes we buy, footwear we buy, pan, tobacco, intoxicants also people buy. People also buy fuel. People also buy miscellaneous services also we buy, right? So this is the basket of goods and services that is consumed by the consumers. So अगर इस बास्केट के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, इस बास्केट के एवरेज प्राइस या जनरल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स इट विल इम्पैक्ट द कंज्यूमर्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये होता है CPI इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो कि कंज्यूमर्स को अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लेशन प्राइस राइज जो कि इस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आ रहे हैं। तो जब कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको हम CPI इन्फ्लेशन कह सकते हैं, ठीक है। बेसिक रॉ लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर्स को अफेक्ट कर रहा है वो CPI इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर्स को अफेक्ट कर रहा है या इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आ रहा है वो CPI इन्फ्लेशन है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मीन्स दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन CPI इन्फ्लेशन है एक्सक्लूडिंग, इग्नोरिंग द फ्यूल and food prices, because food and fuel prices are volatile prices, they are volatile prices. So core inflation is CPI inflation, जिसको हम headline inflation भी कहते हैं. So core inflation is CPI inflation excluding fuel and food prices, so excluding the volatile prices. So core inflation is different from headline inflation because the core inflation ignores or excludes the volatile prices, the food and fuel prices. So here the answer is A. Okay. Now next is direct question है. तो देखो अभी तक we have seen that the questions are very direct in nature. डायरेक्ट है और बेसिक है. अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन वगैरह की, तो आप बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन से आप आंसर कर सकते हो. तो डायरेक्ट और बेसिक क्वेश्चन हैं. इसमें द प्रॉब्लम कम्स कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम होते हैं. जैसे ये सोशल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही रैंडम है. ये आप ज़्यादातर पढ़ते नहीं हो अपनी नॉर्मल चैप्टर्स में, ठीक है. तो रैंडम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है? लॉजिक के थ्रू.
लॉजिक कैसे डेवलप होगा? एमसीक्यूज के थ्रू. सो मोर एमसीक्यूज. इंडियन इकोनॉमी में ना ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स पर फोकस नहीं करना, ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं कि हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स वी आर डूइंग, बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है. बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको टॉपिक्स की. इन्फ्लेशन में यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिक से भी हो जाएगा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन लॉजिक डेवलप करना है. इंडियन इकोनॉमी में कुछ ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बिकॉज बहुत ही रैंडम नेचर हो जाता है. तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो ताकि आपका एक लॉजिक डेवलप हो पाए, आपको पता चल पाए कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करना है, मैं ऑप्शंस को कैसे हटा सकती हूँ कि अच्छा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, और बेस्ट पॉसिबल आंसर कैसे ढूंढ सकती हूँ. सो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, फोकस करना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर, बेसिक एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स. ठीक है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो क्योंकि जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिक से सॉल्व होते हैं, और वो लॉजिक कैसे डेवलप होगा? एमसीक्यू सॉल्व कर, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर. ठीक है, सो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व ताकि आपका एक लॉजिक डेवलप हो पाए, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर पाओ, पता चल पाए कि बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा हो सकता है एंड सच. तो ये जो है क्राइटेरिया आपको रखना है फॉर द इंडियन इकोनॉमी. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पर लॉजिक डेवलप करने के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, सो इट वाज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ऑफ दैट टाइम, तो 2017. सो वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट ऑफ EOAO 2017 examination right now. So this was in 2017. Okay, so who among the following was the chairman of the working group for determining the methodology for construction of PPI in India, producer price index? So the chairman was BN Goldar. Okay, so you have to remember the chairman. कोई इंपॉर्टेंट कमेटी है, अभी भी अगर कोई इंपॉर्टेंट कमेटी बन रही है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रिव्यू करने के लिए लेट से कोई कमेटी बन रही है, या फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को रिव्यू करने के लिए कोई कमेटी बन रही है, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कोई कमेटी बन रही है, तो उसका हेड कौन है वो आपको याद रखना पड़ेगा. तो ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये इंडियन इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक्ड है, करंट अफेयर्स से भी लिंक्ड है और इंडियन इकोनॉमी से भी लिंक्ड है, क्योंकि इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कोई कमेटी बन गई तो पता होनी चाहिए. ठीक है, दैट इज द आइडिया. सो हियर द आंसर इज डी. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO? दिस वॉज ऑल्सो इन न्यूज इन अराउंड 2017, तभी ये क्वेश्चन आया होगा. और WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, मैंने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इनके बारे में पता होना चाहिए. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO? सो ईरान इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO. Okay, it is not a full-time member of WTO. Now coming to the question, so the first question, that is there was only one question in 2021 EOAO examination. Okay, so there was only one question, sorry. So in 2021 there was only one question in EOAO examination from Indian economic component. ठीक है, और वो ये क्वेश्चन था कि in which one of the following places was Asia's first export processing zone set up in 1965? So it was in Kandla. Okay, it was in Kandla. So here see, ये क्वेश्चन जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन चैप्टर से है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन फीचर्स पर भी क्वेश्चन आ रखा है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के फीचर्स पता होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन या पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ बना था, एज वेल एज देयर इज समथिंग नोन एज NIMZ. इसका फुल फॉर्म बताना है आपको मेरे को पहले तो कमेंट सेक्शन में. तो यू हैव टू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ NIMZ. लेट मी सी कि कितनों को पता है कि NIMZ क्या होता है. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेसिक करना है क्योंकि बेसिक फीचर्स और बेसिक फैक्ट्स पूछे गए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन से इन द प्रीवियस ईयर्स, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर पाओगे आंसर क्वेश्चंस को. ठीक है, इसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अलावा NIMZ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये वैसे मैन्युफैक्चरिंग जोन होते हैं, तो आपको मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि NIMZ की फुल फॉर्म क्या है और आपको पता है इनके बारे में या नहीं. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बेसिक क्वेश्चंस आर देयर. ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यू रिक्वायर ऑफ द टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में लॉजिक का काफ़ी यूज़ होता है और वो लॉजिक डेवलप करने के लिए हमें आंसर करने पड़ते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व. दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. यहाँ पर हमने पिछले 3 पेपर्स के PYQs को सॉल्व किया है. दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर दी स्पेशल कंपोनेंट, तो हमने आपके लिए एक स्पेशल बुक डिजाइन कर दी है जहां पर आप लोगों को 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs ऑफ IR एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, कंप्यूटर हम प्रोवाइड करें. चैप्टर वाइज MCQs हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है और एज पर द लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न है. दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे ई स्टोर पे जाके सोशल सिक्योरिटी एक्ट की कंपाइल्ड बुक और लेबर लॉ की कंपाइल्ड बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम के हर एक कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है
जहां पर आप लोग हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को 10 फुल लेंथ टेस्ट फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन विद वीकली मेंटर टॉक सेशन और करंट अफेयर के भी आपको मंथली क्विज मिल रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों की क्वालिटी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 85% ऑफ का, जिसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड EPFO85। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को लास्ट मोमेंट में इस एग्जाम के लिए रेडी करने में काफी हेल्प करने वाली है। आप इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।